सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और इस काल में, कोरोना के काल में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं उतना आपको लेना चाहिए, क्योंकि आगे का कुछ डिसाइड नहीं है, कब तक स्कूलें ओपन होंगी, कब क्या होगा, कैसे कुछ डिसाइड नहीं है। इसलिए जितना हो सके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितना आप सीख सको उतना सीखने का भरपूर प्रयास कीजिए। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियमों का विचलन। कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुविकल्पी एलील, और कल पढ़ रहे थे हम बहुप्रभाविता। देखो, बहुप्रभाविता के बारे में फिर से थोड़ा बता रहा हूँ कि बहुप्रभाविता क्या है। एक जीन एक कार्य, मैंने बताया था कि एक जीन एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है। मतलब क्या हुआ कि एक जीन एक कार्य को संपादित करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं या फिर एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, और उसकी ये घटना क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। देखो, बहु का शाब्दिक अर्थ बहुत सारी। यदि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा या उनको प्रभावित करेगा या फिर उनको क्या करता है, वंशानुगत करता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया था ड्रोसोफिला मक्खी में। ड्रोसोफिला में मैंने आपको क्या बताया था कि जब ड्रोसोफिला मक्खी में किसके लिए, नेत्र के सफ़ेद रंग के लिए, नेत्र के सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी जो जीन है, यदि वो किस प्रकार का हो, अप्रभावी समयुग्मजी स्थिति में हो, तो नेत्र के रंग के अलावा कुछ और लक्षणों को वो क्या करता है, निर्धारित करता है, प्रभावित करता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ड्रोसोफिला मक्खी में नेत्र के सफ़ेद रंग को प्रभावित करने वाला या इसको वंशानुगत करने वाला या इसको नियंत्रित करने वाला जो जीन है, यदि किस स्टेज में हो जाए, अप्रभावी जो जीन है वो यदि समयुग्मजी स्थिति में होता है, तो नेत्र के रंग के अलावा कई और प्रकार के लक्षणों को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, और वो घटना क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला के उदर की आकृति, मतलब ड्रोसोफिला के पेट की आकृति, ड्रोसोफिला में पंख की आकृति को एक ही जीन निर्धारित करता है या प्रभावित करता है, और वही जीन किसको प्रभावित करता है, नेत्र के सफ़ेद रंग को प्रभावित करता है। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया था सिकिल सेल एनीमिया। देखो, ये एक डिसऑर्डर है। सिकिल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है। इसमें देखो क्या होता है, यह भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। ध्यान रहे, यदि क्वेश्चन पूछा जाए सिकल सेल एनीमिया की वंशागति का कारण क्या है, तो हम बताएंगे सिकल सेल एनीमिया की वंशागति का कारण अप्रभावी जीन माना जाता है। कब, देखो, जब क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसमें क्या होगा कि आरबीसी है, आरबीसी एक रक्त कणिका जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी में एक एचबी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है, जो O2 व CO2 का परिवहन करता है। साथ साथ में ये क्या काम करता है, रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये अप्रभावी जीन के कारण देखो क्या हो जाता है, इसका आकार बिगड़ जाता है, इसका आकार बिगड़ जाता है, और आकार किस प्रकार का हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। आकार बिगड़कर कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, अर्थात जो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर में रुधिर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो एनीमिया नामक डिसऑर्डर से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। अब ध्यान रहे, यदि ये जो अप्रभावी जीन है, ये जीन यदि समयुग्मजी अवस्था में होगा, यदि उस मनुष्य में ये अप्रभावी जीन समयुग्मजी अवस्था में होता है, तो बचपन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बचपन में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि वो किस में है, विषमयुग्मजी अवस्था में वो जीन है, तो कुछ आरबीसी का हीमोग्लोबिन सामान्य प्रकार का और कुछ किस प्रकार का हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा, और विषमयुग्मजी जीन वाला जो व्यक्ति है उसमें कुछ वाहक होंगे, कुछ सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे, और कुछ उसके क्या हो जाते, वाहक हो जाते। ध्यान रहे, यदि अफ्रीका जैसे देश की बात करें, अफ्रीका जैसे महाद्वीप की यदि बात करें, वहाँ उन देशों में एक नॉर्मल डिसऑर्डर जिसे मलेरिया कहते हैं माना जाता है। ये मलेरिया बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति यदि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है
तो वो मलेरिया से बच जाता है। इसका कारण क्या होता है कि ये जो हंसियाकार जो आरबीसी है, इस हंसियाकार आरबीसी में मलेरिया का जो वाहक है, अब देखो मलेरिया का वाहक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का वाहक क्या माना जाता है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम उस हंसियाकार आरबीसी के अंदर क्या नहीं कर पाता, अच्छे से पोषण प्राप्त नहीं कर पाता, और उस प्लाज्मोडियम की उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित होने से बच जाता है। तो आज का फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया, बहुप्रभाविता क्या है, यानी एक जीन एक कार्य को संपादित करता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करता है, अर्थात एक लक्षण को प्रभावित करता है। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों की वंशागति को प्रभावित करते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, ड्रोसोफिला मक्खी का लिया और सिकल सेल एनीमिया का बताया। ड्रोसोफिला मक्खी में मैंने आपको क्या बताया, एक अप्रभावी जीन जो नेत्र के सफ़ेद रंग को कोडित करता है, निर्धारित करता है, वो ही जीन यदि क्या हो जाए, किस प्रकार हो, अप्रभावी समयुग्मजी स्टेज में यदि होगा, तो वो इस नेत्र के सफ़ेद रंग के अलावा इस ड्रोसोफिला मक्खी में कुछ और लक्षणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके उदर की लंबाई यानी पेट की लंबाई, पंख की आकृति, पंख की लंबाई, इनको निर्धारित करता है। इसी प्रकार से सिकल सेल एनीमिया भी क्या माना जाता है, एक बहुप्रभाविता से ग्रसित या बहुप्रभाविता से प्रभावित डिसऑर्डर माना जाता है। अगले विचलन की यदि बात करें तो इसमें अगला विचलन होगा बहुजीनी प्रभाविता। ध्यान देना, बहुजीनी प्रभाविता। देखो बहुजीनी प्रभाविता क्या है, इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। देखो बहुजीनी प्रभाविता या फिर मात्रात्मक वंशागति, अगला विचलन है बहुप्रभाविता, बहुजीनी प्रभाविता, और इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि बहुजनी प्रभाविता या मात्रात्मक वंशागति क्या है। देखो पहले जैसे बहुप्रभाविता था, उसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन यहाँ बहुजीनी प्रभाविता है। बहुजीनी यानी बहुत सारे जीन, देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत सारे जीन प्रभावित यदि किसी लक्षण को करते हैं तो उस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एकल जीन, ध्यान से देखना, एकल जीन क्या काम करता है, एक लक्षण को या एकल लक्षण को निर्धारित करता है। जब एकल जीन क्या करे, एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करें तो उसे एकल जीनी वंशागति कहते हैं। ध्यान देना, जब कोई एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है उस प्रकार की वंशागति को एकल जीनी वंशागति कहा जाता है। लेकिन जब एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन निर्धारित करते हैं तो उस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, बहुजीनी प्रभाविता कहा जाता है। एक बार आराम से समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना मेरे पॉइंट पर। हम जानते हैं एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। यदि एकल जीन एक लक्षण को कोडित करेगा या उसकी वंशागति को निर्धारित करेगा तो उसे एकल जीनी वंशागति कहा जाता है। ये जो वंशागति होगी एकल जीनी होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही लक्षण को बहुत सारे जीन क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, बहुत सारे जीन एक साथ उसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, बहुजीनी वंशागति या बहुजीनी प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। देखो क्या होगा, और वो जीन क्या कहलाएगा, बहुजीन कहलाएगा या बहुजीनी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य की त्वचा का रंग, देखो मानव में त्वचा का रंग, गेहूं के दाने का रंग, ये दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। मानव में त्वचा का रंग
और गेहूं के दाने का रंग कई प्रकार के जीनों से प्रभावित हो रहा है। अब मानव में त्वचा का रंग लक्षण एक हुआ, त्वचा का रंग, गेहूं के दाने का रंग एक ही प्रकार का लक्षण है कि जो सीड कोट है यानी उसका जो कवच है उसका जो रंग है वो एक ही प्रकार का लक्षण हुआ। लेकिन जब इनको क्या कर दें, एक से अधिक जीन प्रभावित करें या इनकी वंशागति को नियंत्रित करें तो उस प्रकार की प्रभाविता को या उस प्रकार के विचलन को क्या कहा जाता है, बहुजीनी प्रभाविता कहा जाता है। देखो इसमें मानव में त्वचा का रंग, अब देखो मनुष्य के अंदर त्वचा के रंग को निर्धारित कौन सा पिगमेंट करता है, मेलानिन वर्णक करता है। कौन सा पिगमेंट करता है, मेलानिन वर्णक। अब ये मेलानिन वर्णक तीन या चार प्रकार के जीनों से प्रभावित होता है। तो एक ही लक्षण हुआ, मेलानिन वर्णक को बनाने के लिए कितने जीन आवश्यक हो गए, 3 या 4 जीन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, बहुजीनी प्रभाविता या बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से गेहूं के दाने के रंग की यदि बात की जाए तो इसको निर्धारित करने के लिए 2 से 3 जीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की वंशागति को हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। देखो इसको एक चेकरबोर्ड के माध्यम से समझते हैं और एक पुष्प का रंग लेते हैं। पुष्प का रंग इसको निर्धारित करने के लिए जैसे मैंने लिखा कैपिटल आर और फिर यदि इसमें और यदि गैमेट बनाएं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। देखो इसमें ये लाल रंग को निर्धारित करेगा और ये किसको करेगा, सफ़ेद रंग को निर्धारित करेगा। अब लक्षण एक हुआ इसका रंग, और रंग किस प्रकार का, 2 जनक हैं। पुष्प किस प्रकार का, एक लाल पुष्प है और दूसरा किस प्रकार का पुष्प है, सफ़ेद प्रकार का पुष्प है। लाल पुष्प है और दूसरा किस प्रकार का, सफ़ेद। अब इन दोनों जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। इनको डिफरेंट दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 R2 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 मानेंगे। तो देखो एक ही रंग को 2 जीन प्रभावित कर रहे हैं तो एक से अधिक जीन एक लक्षण को निर्धारित करें, इस प्रकार की वंशागति को क्या कहा जाता है, बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी प्रभाविता कहा जाता है। अब देखो इसमें गैमेट बनाएंगे, R1 R2 आएगा और इसका गैमेट आएगा R1 R2। ये युग्मक हो गए और ये दोनों की क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। जैसे क्रॉस करवाया जाएगा तो R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, ये F1 PD हो गई। ये किस प्रकार की पीडी हो गई, F1 PD। अब F1 PD में कैपिटल R प्रभावी है, कैपिटल R2 भी प्रभावी है। तो यहाँ पर देखो ये प्रभावी वाला किसको दर्शाएगा, लाल रंग को दर्शाएगा। लेकिन जैसे इसमें क्या करवा दिया जाए, स्वनिषेचन स्वपरागण करवा दिया जाए, तो ये जो संतति अब होगी ना, ये गुलाबी प्रकार की संतति है। किस प्रकार की संतति है, गुलाबी। देखो यदि ये इसके अनुसार चलें कि कैपिटल R1 और कैपिटल R2 यहाँ पर है और वो प्रभावी होता है, तो ये मेंडल की प्रभाविता का नियम होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब 2 जोड़ी जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो F1 PD में प्रभावी लक्षण वाली संतति पैदा होती है और इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन ये किस प्रकार की संतति है, गुलाबी रंग की संतति है। इसको हमें पुनेट के चेकरबोर्ड से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये यहाँ से गैमेट बनाएंगे इसकी R1 R2, फिर इसके बाद देखो ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, फिर R1 R2 R1 R2 R1 R2, ये इसके गैमेट बन गए। ठीक इसी प्रकार के गैमेट इस साइड में बनेंगे R1 R2 और फिर R1 R2 R1 R2 और R1 R2, ये समूह लेटर। अब ध्यान देना, इसमें माता तथा पिता दोनों को दर्शा देंगे। ये है नर युग्मक को दर्शाएगा और ये किसको दर्शाएगा, मादा युग्मक को दर्शाएगा। अब इनके गैमेट बना लेते हैं। संततियाँ किस प्रकार की प्राप्त होती है, इसमें चेकर बोर्ड बनाते हैं। ध्यान देना, R1 R1 और R2 R2 चारों ही लेटर किस लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर में है। फिर देखो यहाँ पर इसका क्रॉस इसके साथ में करवाऊँ मैं, R1 R1 R2 स्मॉल R2, फिर इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, फिर R1 R1 R2 और R2, ये संततियाँ हो गई। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ देखना, कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R2। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं,
कैपिटल R1 और स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल r2। फिर आगे बढ़ो, कैपिटल R1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2, इस प्रकार की संततियाँ। इसी प्रकार से इसका क्रॉस इसके साथ में करवाएंगे, यहाँ R1, R1, R2, R2, इसका क्रॉस इसके साथ R1, R1, R2, R2। फिर इसका क्रॉस आगे R1, R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2। फिर आगे बढ़ो, R1, फिर R1, फिर R2, फिर R2। अब देखो यहाँ कराएंगे क्रॉस, तो देखो R1, फिर इसके बाद में स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल R2। फिर यहाँ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल R1, स्मॉल r1, स्मॉल R2, स्मॉल R2। फिर आगे क्रॉस बढ़ेगा R1, R1, R2 और स्मॉल R2। फिर लास्ट में जाएंगे तो चारों लेटर किस प्रकार के आ जाएंगे, स्मॉल लेटर आ जाएंगे। ये संततियाँ प्राप्त होती है जब एक ही लक्षण को दो जीन प्रभावित करते हैं या उसकी वंशागति को नियंत्रित करते हैं। अब ये किस प्रकार की संततियाँ उसको जाने। देखो यहाँ देखेंगे तो चारों ही लेटर कैपिटल लेटर में है, तो वो किस रंग को निर्धारित करते हैं, लाल रंग को। तो यहाँ पर लाल रंग की संततियाँ, ये लाल पुष्प हो गया। ध्यान देना, जीनोटाइप किस प्रकार का इसका फिनोटाइप है, किस प्रकार का दिखाई देता है, पुष्प कैसा होगा। यदि चारों कैपिटल लेटर हैं, इसका मतलब ये लाल पुष्प है, और 3 यदि आ जाते हैं, इसका मतलब गहरा गुलाबी होगा। तो देखो यहाँ पर यदि बात की जाए तो 3 लेटर कैपिटल लेटर है, 1 लेटर स्मॉल लेटर है, तो ये जो संतति है ये गुलाबी रंग वाली होगी, गहरे गुलाबी रंग वाली। यहाँ पर भी 3 है, वो तीनों R1, R2 हो सकते हैं। देखो 2 R1, R1 हो सकते हैं और 1 कैपिटल लेटर में R2 हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3 गैमेट कैपिटल लेटर में होने चाहिए। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ, तो ये गहरा गुलाबी हो गया। ध्यान देना थोड़ा, फिर समझेंगे। यहाँ पर R1, R2 2 लेटर कैपिटल लेटर हैं, 2 लेटर स्मॉल लेटर हैं, इसका मतलब ये गुलाबी होगी। ये संतति किस प्रकार की होगी, गुलाबी रंग वाली संतति होगी। देखो यहाँ आप देख सकते हैं R1, R2 2 लेटर कैपिटल लेटर हैं, 2 ही लेटर स्मॉल लेटर हैं, तो ये प्रकार की जो संतति है वो गुलाबी रंग वाली होगी। अब देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फिर से तीनों लेटर हैं, तो इसका मतलब ये गहरा गुलाबी, तीनों कैपिटल लेटर हैं, गहरा गुलाबी हो गया। फिर इसके बाद में ये इसमें हल्का गुलाबी वाला हो जाएगा, गुलाबी वाली संतति। कैसी संतति हो जाएगी, गुलाबी वाली संतति। फिर यहाँ पर भी 2 लेटर हैं, तो ये भी कैसी संतति है, गुलाबी संतति है। फिर इसमें देखो ये हल्का गुलाबी होगा। यदि 1 R1 या फिर 1 R2 कैपिटल लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर में हैं, तो वो संतति हल्के गुलाबी रंग वाली संतति होगी। फिर देखो यहाँ देखें तो भी 3 लेटर आ गए, इसका मतलब ये कैसा हो गया, गहरा गुलाबी रंग वाला पुष्प है। फिर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये गुलाबी रंग वाला पुष्प है। फिर इसके बाद में बात की जाए, ये भी कैसा होगा, गुलाबी रंग वाला पुष्प होगा, और ये होगा हल्का गुलाबी। ये किस प्रकार की संतति हो जाएगी, हल्का गुलाबी रंग की संतति हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, गुलाबी, क्योंकि 2 कैपिटल लेटर में है, और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हल्का गुलाबी है, और ये भी हल्का गुलाबी है, और ये सफ़ेद रंग की संतति है, क्योंकि चारों ही लेटर स्मॉल लेटर हैं। और आप यहाँ क्रॉस में देख सकते हैं R1, R1, R2, R2 चारों लेटर स्मॉल लेटर हैं, तो किस रंग को निर्धारित करेंगे, ये जनक किसको करेगा, सफ़ेद रंग को। तो ये संतति भी कैसी होगी, सफ़ेद रंग वाली संतति होगी। तो देखो किस किस प्रकार की संततियाँ प्राप्त हुई हैं, उनको हम यहाँ निर्धारित करते हैं। देखो लाल पुष्प वाली संतति की यदि बात की जाए, लाल पुष्प कितने हैं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक ही नज़र आया। इसके बाद में हम बात करेंगे गहरा गुलाबी पुष्प, गहरा गुलाबी पुष्प, ऐसी कितनी संततियाँ, 1, 2, फिर इसमें देखें तो 3, फिर इसके बाद में 4 ऐसी संततियाँ हैं जो गहरे गुलाबी रंग वाली हैं। फिर हम बात करेंगे गुलाबी रंग की संतति, तो गुलाबी पुष्प कितने हैं इसके अंदर, तो देखो 1, फिर इसमें देखो 2, 3, फिर इसके बाद में 4, 5 और एक ये संतति, 6 संततियाँ गुलाबी पुष्प वाली हैं। फिर इसके बाद में हल्के रंग की संतति या हल्के गुलाबी पुष्प कितने हैं इसके अंदर, तो देखो हल्के गुलाबी कितने हैं, 1, 2, 3, 4 संततियाँ हल्के गुलाबी पुष्प वाली हैं। और सफ़ेद रंग की जो संततियाँ या सफ़ेद पुष्प वाली जो संततियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है, 1।
टोटल काउंट करते हैं 5, 6, 11, 15, 16। आपको पता ही है इस पुनेट के चेकर बोर्ड में 16 संततियाँ आपके सामने हैं और वो इस प्रकार की संततियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? बहुजनी मात्रात्मक वंशागति। बहुजनी वंशागति, बहुजनी प्रभाविता या मात्रात्मक वंशागति कहा जाता है, जिसको मैंने एक पुष्प के रंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ कि जब एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन प्रभावित करते हैं या उसकी वंशागति को नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुजनी वंशागति, बहुजनी प्रभाविता कहा जाता है। ये था अपना बहुजनी प्रभाविता वाला। तो इसी प्रकार से मैंने मेलानिन वर्णक का उदाहरण दिया कि मेलानिन वर्णक को 3 या 4 जीन एक साथ मिलकर के निर्धारित करते हैं। यदि चारों कैपिटल लेटर में आ जाएंगे तो उस व्यक्ति की त्वचा का रंग काला हो जाएगा, जिसको निग्रो आप कह सकते हो। थोड़ा इस 4 में से यदि 3 हैं तो वो कैसा हो जाएगा? यानी गहरा रंग जिसको कहा जा सकता है, गहरा काला कह सकते हैं। फिर उसके बाद में काला वाला आएगा, मतलब हल्का काला आ जाएगा। लास्ट में कैसा आ जाएगा? यानी यूरोपियन आ जाएंगे और उसमें लास्ट में सफ़ेद रंग की प्रजातियां पैदा हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मानव लिंग निर्धारण। जेनेटिक्स में अगला टॉपिक है अपना मानव का लिंग निर्धारण। देखो, जितने भी स्तनधारी जंतु हैं उनमें लक्षणों को निर्धारित करने के लिए एक निश्चित यूनिट पाई जाती है, एक निश्चित इकाई पाई जाती है, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र वह इकाइयां हैं जो माता पिता के लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जाती हैं, या गुणसूत्र ही वह संरचना है जो जनकों के लक्षणों को संतति तक पहुंचाने का काम करती है। और जितने भी स्तनधारी एनिमल्स हैं या कुछ जितने भी मतलब हम बात करें यूकेरियोट्स के अंदर, जिसमें यदि केंद्रक पाया जाता है। देखो, 2 प्रकार के एनिमल्स पृथ्वी पर हैं, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी इस प्रकार की प्रजाति जिसमें केंद्रक तो है लेकिन उस पर केंद्रक झिल्ली भी नहीं है और उसके अंदर केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है। अब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकेरियोट का मतलब होता है सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? जनकों के लक्षणों को संततियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र की बात करें, या तो क्या बोलो आप? 44 गुणसूत्र बोलो, या फिर क्या बोलेंगे हम? 22 जोड़े बोलेंगे। ये अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अलिंग गुणसूत्र शरीर के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करेंगे? ये कायिक लक्षणों को नियंत्रित करेंगे, यानी जननिक अंगों को छोड़ करके शरीर के जितने भी पार्ट हैं, कायिक जितने भी भाग हैं, उनको निर्धारित करने के लिए मनुष्य के अंदर 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें कितने गुणसूत्र रह गए? 2 गुणसूत्र रह गए, या फिर मैं क्या बोलूँगा? यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र। क्या बोलूँ मैं? 1 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं जिनको क्या बोला जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम बोला जाएगा, एलोसोम जिसको बोला जाता है। ये लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? उत्पन्न संतति में लिंग का निर्धारण करते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतति लड़का होगा या फिर उत्पन्न होने वाली संतति लड़की होगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मनुष्य में गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46, यानी 23 जोड़ी। और उनको भी कितनी क्लास में डिवाइड कर दिया गया है? 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है एलिंग गुणसूत्र। एलिंग यानी जिसका लिंग के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, जो लिंग के लक्षणों को कोई निर्धारण नहीं करते हैं, जो किसको करेंगे? कायिक लक्षणों को कोडित करते हैं, निर्धारण करने का काम है करते हैं। और 2 गुणसूत्र है, यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। एक बड़ा गुणसूत्र है जिसे हम अक्ष कहते हैं, और एक छोटा गुणसूत्र है जिसे हम क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। पुरुष और महिला में
ये लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। देखो, पुरुषों के अंदर एक गुणसूत्र अक्ष होता है और दूसरा गुणसूत्र क्या होता है, वाई होता है, जबकि मादा के अंदर दोनों ही गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं, अक्ष अक्ष पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मादा के गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, अक्ष अक्ष कहलाते हैं, और पुरुषों के गुणसूत्र अक्ष और वाई कहलाते हैं। अक्ष एक बड़ा गुणसूत्र है जबकि वाई एक छोटा गुणसूत्र है। तो देखो इसमें क्या होगा, 50% तो अक्ष को निर्धारित और 50% को कैसे गुणसूत्र है, वाई को निर्धारित करते हैं। और ये किस प्रकार से आगामी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतति का निर्धारण करते हैं कि उत्पन्न संतति लड़का है या फिर लड़की है, इसको हम एक आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, लिखते हैं नर और इस क्रॉस करवाते हैं मादा के साथ में। तो देखो 44 प्लस अक्ष वाई, पुरुषों में गुणसूत्र क्या पाए जाएंगे, 44 तो दोनों में समान पाए जाएंगे। मादा तथा नर में 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। जो पुरुष में तो अक्ष वाई के रूप में पाए जाते हैं और मादा में किसके रूप में पाए जाते हैं, वो अक्ष अक्ष के रूप में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जनक हो गए। अब जैसे इसके गेमेट बनाएंगे तो 22 प्लस अक्ष और 22 प्लस वाई, ये तो किसके गेमेट हो जाएंगे, पुरुष के, नर के गेमेट हो जाएंगे। यदि इधर से बनाएं तो 22 प्लस अक्ष और दूसरा गेमेट भी क्या बनेगा, 22 प्लस अक्ष बनेगा। अब ध्यान देना, इसका क्रॉस मैं इसके साथ करवा रहा हूँ, इसी का क्रॉस आगे वाले के साथ में करवा रहा हूँ, या मादा के दूसरे युग्मक के साथ करवा रहा हूँ। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। क्रॉस को ध्यान से समझना, मैंने इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो 22 वापिस कितना हो गया, 44, और इधर अक्ष है और इधर भी अक्ष है। ये लो जी, ये संतति हुई। फिर इसी का क्रॉस मैंने किसके साथ में करवाया, फिर आगे वाले के साथ में। तो देखो 44 प्लस अक्ष अक्ष लिखोगी। फिर मैंने इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो 44 प्लस अक्ष वाई, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो भी क्या होगा, 44 प्लस अक्ष वाई। पहले तो संततियों में टोटल गुणसूत्र काउंट करो, 44 45 46, 44 45 46, 44 45 46, 44 45 46। स्पष्ट है कि प्राप्त संतति में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। अब हमें यह निर्धारण करना है कि प्राप्त संततियां किस किस प्रकार की हैं। तो देखो, ये दो संततियां जो हैं, इनमें दोनों में ही अक्ष अक्ष है, इसका मतलब ये संततियां क्या हैं, स्त्री हैं, अर्थात उत्पन्न संतति क्या है, लड़की है। और इन दोनों में अक्ष के साथ में वाई है, तो ये दोनों ही जो संततियां हैं वो पुरुष हैं, अर्थात हम कह सकते हैं उत्पन्न संततियां क्या हैं, लड़के हैं, लड़का है। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, 50% प्राप्त संततियां लड़कियां होंगी और 50% प्राप्त संततियां क्या होते हैं, लड़के होते हैं। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि पुरुष का अक्ष गुणसूत्र प्रभावी है तो प्राप्त संतति लड़की होगी, और यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र प्रभावी है तो प्राप्त संतति लड़का होगा। अतः यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण में पिता का रोल होता है, माता का कोई रोल नहीं होता है। माता उत्तरदायी नहीं होती कि होने वाली उत्पन्न संतान लड़का होगा या लड़की होगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी है तो वो कौन है, पुरुष के गुणसूत्र हैं, क्योंकि वाई गुणसूत्र नर को इंडिकेट करेगा, या वाई जो जीन है वो क्या करेगा, नर को निर्धारित करेगा, और अक्ष जो गुणसूत्र है पुरुष का वो महिला को निर्धारित करता है। अर्थात प्राप्त संतति लड़का होगा, लड़की होगी। इसके लिए नर प्राणी के वाई और अक्ष गुणसूत्र क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वही इनको निर्धारित करते हैं। तो ये था मानव में लिंग निर्धारण। स्पष्ट है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़े नर तथा मादा में समान होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र अलग अलग होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे ही हम चेकरबोर्ड के माध्यम से समझते हैं तो प्राप्त संततियाँ 50-50% होंगी, यानी 50% प्राप्त संततियाँ लड़की होती हैं और 50% प्राप्त संततियाँ लड़के होते हैं। यदि अक्ष प्रभावी है पुरुष का तो प्राप्त संतति स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, लड़की होगी, और यदि वाई प्रभावी है पुरुष का तो प्राप्त संतति लड़का होगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण में, मानव के लिंग निर्धारण में सिर्फ और सिर्फ कौन उत्तरदायी होता है, पुरुष नर उत्तरदायी होता है, इसमें महिला का कोई रोल नहीं होता। दैट्स
सॉल्व। डियर स्टूडेंट, ये था अपना चैप्टर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसमें हमने आनुवंशिकता के नियम पढ़े, कुछ नियमों के विचलन पढ़े जो मेंडल के प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अवयव नियम का क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। तो ये कुछ विचलन थे। आगे चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।